हेलो दोस्तों, मैं एसएन रावल एक बार फिर हिंदी टेस्ट पेपर 11 का सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है कि चाणक्य एजुकेशन एकेडमी द्वारा हर वर्ष टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जाता है। इस साल भी टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों। और यदि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को नए पंख लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, बैच आप ऑफलाइन ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, और दोस्तों यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज BSTC टेस्ट पेपर 11 हिंदी का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। चर्चा करते हैं, समय ज़्यादा खर्च ना करते हुए हिंदी की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपना देखिए, पहला क्वेश्चन अपना है, अच्छा ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए आप, निम्न शब्दों का विलोम है, यानी कि विलोम शब्द छांटना है। निम्न शब्दों का विलोम है। देखिए बात करें, पहला शब्द इति, दूसरा शब्द सृष्टि, यानी कि हमें इति और सृष्टि शब्दों के विलोम छांटने हैं। तो दोस्तों बात अपन करें, इति जो है, इति का अर्थ होता है समाप्ति या समाप्त आप कह सकते हो। इति का अर्थ क्या होता है? समाप्त। और सृष्टि का मतलब होता है रचना या निर्माण। क्या होता है? रचना या फिर निर्माण। अब देखिए आप, समाप्त और निर्माण, इन दोनों के विलोम क्या होंगे? तो बात अपन करें, देखो, अथ, प्रलय, अति, वृष्टि, नति, विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा अ। देखिए, इति का अर्थ होता है समाप्त होना, अत का अर्थ होता है प्रारंभ या आरंभ या फिर शुरुआत, ठीक है। प्रलय का अर्थ होता है विनाश, जबकि सृष्टि का अर्थ क्या होता है? निर्माण। तो बात अपन करते हैं दोस्तों, बात करें यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बात अपन करते हैं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा अ, क्योंकि इति का अर्थ क्या होता है? समाप्त होना होता है, और अत का अर्थ क्या होता है? शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना, जबकि प्रलय का अर्थ होता है विनाश करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 पे देखिए आप, शूद्र व गौण के विलोम हैं, ब्राह्मण, उच्च, विराट, मुख्य, विशाल, श्रेष्ठ। तो दोस्तों देखिए, शूद्र का अर्थ होता है छोटा, क्या होता है? छोटा या फिर तुच्छ, ठीक है। और गौण का अर्थ जो है, अप्रधान आप कह सकते हो, अमुख्य आप कह सकते हो, अप्रधान कह दो या अमुख्य आप कह दो, अमुख्य भी कह सकते हो। ये देखिए, है ना। तो अब देखिए, छोटा का विराट और अमुख्य का मुख्य, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पे देखिए आप, 53 पे, अनविज्ञेय व संगठन के विलोम हैं। अनविज्ञेय वो संगठन के विलोम हैं। तो सुविज्ञ, निगठन, ये तो गलत हो गया, ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। निर्विक, अवगठन, ये भी गलत है। अच्छा, अनविज्ञेय व संगठन के विलोम होंगे, अविज्ञेय और विघटन होगा। देखो दोस्तों, बात अपन करें, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, ये जो अन उपसर्ग है, अन, ठीक है। अब मान लीजिए अन उपसर्ग जो है, इससे युक्त कोई शब्द है और उसका विलोम अगर आप देख रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान रखें, जिस शब्द के आगे अ उपसर्ग जुड़ा रहेगा वही उसका विलोम हो जाएगा। दूसरी बात, संगठन सम प्लस गठन होता है। तो बात अपन करें, यहाँ पर सम जो उपसर्ग है उसका उल्टा हो जाता है वी उपसर्ग हो जाता है। तो जो शब्द वी से बना होगा वो उसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। तो देखो, अनविज्ञ का मतलब होता है जो जानकार ना हो, संगठन का मतलब मिलन, जोड़ना, इकट्ठा होना, और अभिज्ञ का मतलब होता है, बात अपन करते हैं जिसको जो जानकार हो, और विघटन का अर्थ होता है बिखरा हुआ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। अच्छा, लहर शब्द के पर्यायवाची हैं, लहर शब्द के पर्यायवाची हैं, उर्मी, तरंग, सही है। बाकी तो ये नहीं है दोस्तों, तटिनी, ये तो नदी का है, ये भी नहीं है, यानी कि अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? उर्मी, तरंग, लहर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? लहर के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे देखिए,
घर शब्द का पर्यायवाची है, प्रसाद नहीं है, ग्रह नहीं है, सदन बिल्कुल है, ग्राम तो गांव का है। तो दोस्तों घर शब्द का पर्यायवाची तो सदन होता है, निकेतन होता है, आलय होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? घर के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित है बिल्कुल, चपला भी विद्युत का पर्यायवाची होता है। कोदंड ये नहीं है दोस्तों, कोदंड जो है ये धनुष को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? धनुष को बोलते हैं। चंचला ये भी विद्युत का पर्यायवाची है, यानी कि कोदंड किसको बोलते हैं? धनुष को बोलते हैं। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि कोदंड जो शब्द है वो विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। बात करते हैं 57 पे, जिसे जाना न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अजानत नहीं, ये तो गलत है। अगम्य नहीं, अगम्य थोड़ी होता है, जहाँ गम्य का मतलब तो जाना होता है नहीं। अज्ञेय जिसको जाना न जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय। और अशक्त जो शब्द है, अशक्त यानी कि तो कमजोर अर्थ हो जाता है इसका। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? इसमें स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे देखिए, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्यांश के लिए शब्द है कृतज्ञ नहीं। कृतज्ञ तो वो होता है जो उपकार को मानता है, उसे कृतज्ञ बोलते हैं। प्रत्युत्पन्नमति नहीं, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जो जिसके दिमाग में हाथों हाथ जवाब उत्पन्न होता है, ये भी नहीं होगा। उऋण जो ऋण से मुक्त हो गया हो। कृत कार्य ये होता है जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्यांश के लिए कृत कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिए, ऊपर की ओर, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, उपरगत, मृत व्यक्ति, आत्मा नहीं। ऊर्ध्वगामी होता है, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर और गामी का अर्थ होता है जाने वाला। ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, यानी कि दोनों का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों बात अपन करें, ये जो आदि है, ये जो आदि है इसका अर्थ तो होता है आरंभ या प्रारंभ के द्वारा क्या होगा? प्रारंभ। और ये जो आदि है इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त कह दो या लत भी कह सकते हो आप, कह सकते हो प्रारंभ या फिर अभ्यस्त। सॉरी, आदि का अर्थ अभ्यस्त होता है, लत लगना भी होता है। तो अब देखो आप, प्रारंभ और अभ्यस्त किसमें है? किसमें है भाई? अच्छा, इसमें है। तो द ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 पे देखिए, कटक और कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। कटक यानी क्या होता है? कटक का अर्थ होता है सेना और कंटक का अर्थ होता है कांटा या कांटे। तो देखो अब आप कौन सा राइट होगा अपना? सेना और कांटा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 पे देखिए, असन असनी, असन असनी का अर्थ क्या होगा? असन असनी का अर्थ क्या होता है? बात अपन करते हैं। देखो, हाँ, असन असनी का अर्थ देखिए, असन का अर्थ होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। ठीक है। और असनी का अर्थ होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। तो हमारा ऑप्शन होगा भोजन, बिजली। क्वेश्चन नंबर 63 पे देखिए, सप्त ऋषि का संधि विच्छेद होगा। सप्त प्लस ऋषि। ठीक है दोस्तों, कौन सी संधि है? देखिए कौन सी संधि होगी? अ और री अगर मिलेगा तो क्या होगा? अर होगा। क्या होगा भाई? अर होगा। और शब्द क्या बनेगा? सप्त ऋषि बनेगा। कैसे बनेगा? देखो आप, बात अपन करते हैं। ये स ऐसा कैसा ही है, प भी ऐसा कैसा ही। त में से अपन ने क्या करा? स्वर को अलग कर दिया, तो त क्या बच गया? आधा। त में मिला दो अ तो त हो गया पूरा। ठीक है दोस्तों, रि से रि तो कट ही जाएगा। क्या बच रहा है? शी और ऊपर लगा दो र। शब्द क्या बनेगा? सप्तऋषि। और संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी दोस्तों गुण। कौन सी संधि होगी इसमें? गुण संधि होगी। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 64 पर बात करते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद
क्या होगा? तो दोस्तों बात अपन करें विसर्ग संधि पुनः प्लस जन्म और शब्द बनेगा पुनर्जन्म, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। और संधि कौन सी इसमें? विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 65 पे देखिए, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों देखिए, अभ्युदय का टुकड़ा यदि करें तो अभिधन उदय, अभिधन उदय, ईधन उ बराबर यु, यानी कि यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अब इधर देखिए, आप चर्चा करते हैं इधर, ये अ भ में से आप इको अलग करोगे यानी कि स्वर को अलग करोगे तो भ क्या बचेगा? आधा। भ में मिलाओ यू को, क्योंकि ये तो व्यंजन है तो पूरा होगा नहीं, तो यू को मिला दो, उस यू को खत्म कर दो, द और य। ठीक है, और शब्द क्या हो गया? अभ्युदय। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 पे देखिए, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? तो दोस्तों बात करें उपस्थिति में तो केवल उप उपसर्ग है, स्थिति मूल शब्द है। ठीक है। अभिभाषण में भी अभि उपसर्ग है, भाषण मूल शब्द है। अवतरण में अव प्लस तरण एक उपसर्ग है। व्याकरण में दो उपसर्ग हैं, एक तो है वि, एक है आ, और मूल शब्द है करण। क्या है? करण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे देखिए, किस शब्द में ये प्रत्यय है? किस शब्द में ये प्रत्यय है? और हमारा ऑप्शन है इसमें द्रष्टव्य। क्या होगा? द्रष्टव्य। अगला देखिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका हुआ है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको अच्छी तरह पता है कि म के बाद यदि क्रिय धातु से युक्त शब्द आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है और स का आगम हो जाता है, और व्यंजन संधि के अनुसार शब्द बन जाता है संस्कार, यानी कि उपसर्ग क्या होगा? सम होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे बात अपन करें तो देखिए, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? नवल, ल, मृदुल, ठीक है, बहुल, ठीक है, निगल, इसमें प्रत्यय नहीं है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, अप्रत्यय से बना शब्द नहीं है। अप्रत्यय से बना शब्द नहीं है तो दोस्तों कौरव, ये तो है, बिल्कुल है, कुरु प्लस अ और शब्द क्या बनाओगे? कौरव। इसी तरह से पांडु प्लस अ, शब्द क्या बनाओगे? पांडव। लाघव, लघु प्लस अ, शब्द क्या बनेगा? लाघव। लगाओ। अब देखिए दोस्तों, वैसे लगना क्रिया होती है, लगना क्रिया होती है, आओ प्रत्यय में आप जोड़ा जा सकता है, ना को हटाने के बाद शब्द क्या बन जाता है? लगाओ बन जाता है, यानी कि सभी में अप्रत्यय का, अच्छा अप्रत्यय का, अप्रत्यय से बना शब्द नहीं है, यानी कि लगाओ में आओ प्रत्यय है। क्या है? आओ प्रत्यय है। लगाओ में कौन सा है? आओ प्रत्यय है। इसी वजह से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन हो जाएगा लगाओ। लग में से ना हटाओगे, देखो इधर एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बार देखिए, लगना क्रिया होती है, क्या होती है? क्रिया। अब लगना में से ना हटा दो, लग प्लस आओ, शब्द क्या बनाओगे? लगाओ। तो इसमें आओ प्रत्यय नहीं है, अप्रत्यय नहीं है, सॉरी आओ प्रत्यय है, तो आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। बाकी कौरव में, पांडव में, लाघव में सभी में क्या है? अप्रत्यय का योग है। क्या है दोस्तों? अप्रत्यय का योग है। लगाओ में आओ प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध का चुनाव अपने को करना है। तो दोस्तों देखिए, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। बात करते हैं इसमें। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, मैथिली बिल्कुल सही है, माननीय ये गलत है, ये होगा माननीय। क्या होगा? माननीय। मान में अनीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मान में अनीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है और शब्द बना हुआ है माननीय। प्रज्वलित बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, प्रज्वलित बिल्कुल सही है,
मूल शब्द प्र उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है और प्रत्यय का योग है इत। ठीक है, इसी तरह से पैतृक बिल्कुल सही है, पितृधन एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये भी शुद्ध है। तो अपना उपसर्ग क्या होगा? ब। माननीय नहीं होता, माननीय होता है। बाकी मैथिली सही है, मैथिली भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अपना आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये तो गलत है, ये ठीक है, शुश्रूषा, बाकी तो गलत है। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। हम दोनों का घोर संबंध है, घोर थोड़ी होता है, घनिष्ठ होता है, गलत हो गया है तो वाक्य, घनिष्ठ संबंध है। उसको ये वाली बातें मत बोलो, उसको ये वाली बातें मत बोलो, नहीं, वाक्य होगा उसे यह बातें मत बोलो, ये होगा। यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। श्याम हमेशा सशंकित रहता है, ये भी गलत है दोस्तों। या तो वाक्य होना चाहिए था श्याम हमेशा शंकित रहता है, या फिर श्याम सशंकित है, ये होना चाहिए था। यानी कि ये भी गलत हो गया। आंसर अपना होगा मैंने स्वेच्छा से ये काम किया है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे बात करें, निम्न में से शुद्ध शब्द वाक्य है। तो बात अपन करते हैं दोस्तों, शुद्ध वाक्य बताना है। वह निसंतान दंपति की संतान है, ये तो गलत है। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, सही है। मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, नहीं, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, गलत है। वाक्य क्या होना चाहिए? मुझे, वाक्य शुद्ध क्या होगा? मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, ये शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, ये शुद्ध होगा। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। अच्छा, रुको, एक मिनट रुको दोस्तों, बात करते हैं। देखो, मुझे शुद्ध क्या करोगे? मुझे, देखो शुद्ध करेंगे तो होगा मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ये शुद्ध होगा। ठीक है, तो ये भी अशुद्ध है। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, नहीं, तुमने तो, शुद्ध क्या होगा? तुमने तो मुझे बहुत निराश किया, ये शुद्ध होगा। ठीक है, और वह निसंतान दंपति की संतान है, ये भी गलत है, क्योंकि संतान, निसंतान के बाद संतान वर्ड यूज नहीं करते, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपना ऑप्शन होगा ब। क्वेश्चन नंबर 75 पे देखिए, आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे के लिए सही अर्थ है। असंभव कार्य करना बिल्कुल सही है, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति के लिए सही अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति के लिए सही अर्थ है, अनमेल योग। क्वेश्चन नंबर 77 पे देखिए, पारा उतरना, तापमान कम होना, बुखार उतरना, क्रोध कम होना। क्वेश्चन नंबर 78 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, सतसई सामासिक पद में निक समास है। सतसई 713 दोहों का समूह, सतसई द्विगु समास, कौन सा है? द्विगु, सतसई। शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? शिवार्पण में दोस्तों शिव के लिए अर्पण तत्पुरुष, क्या होगा? शिव के लिए अर्पण, ये इसका समास विग्रह होगा। और सतसई का अपन समास विग्रह करेंगे 713 या 713 दोहों का समूह, इसको बोलते हैं सतसई द्विगु समास। ठीक है, वैसे इसमें बहुब्री भी बन सकता है, क्योंकि सतसई कवि बिहारी द्वारा रचित एक पुस्तक भी है, तो बहुब्री भी हो जाता है। वैसे आप पर इसमें द्विगु समास ऑप्शन दे रखा है, तो आप द्विगु ही माने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 पे देखिए, कौन सा समास विग्रह गलत है? चौराहा, चार हैं जो रास्ते, गलत।
चार राहों का संगम या चार राहों का समूह कर सकते हैं। तपोधन, तपही धन, तपही धन है जिसका बिल्कुल सही है। नीलोत्पल, नीला है रोत्पल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, बिल्कुल सही है। यानी कि अपना आंसर इसमें क्या होगा, अ हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आशा करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा और इसी तरह से मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन क्वेश्चनों का फ़ायदा जो है वो दोस्तों अन्य भाई बहनों को प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।